बिहार में बाढ़ आना और पुल बह जाना इतनी आम बात हो चुकी है कि वहाँ के लोग सरकार से उम्मीद ही खो चुके हैं कि वो उनके लिए कुछ करेगी भी। लेकिन ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हिमाचल, असम और वायनाड जैसी कई जगहें हैं जहाँ कुछ घंटों की बारिश से सड़कें पानी से भर गई। पहाड़ ऐसे टूटे कि पूरे पूरे गांव बह गए। सड़कों पर पानी ऐसे भरा कि बेसमेंट में फंसकर लोगों की जानें चली गईं। ऐसे में सवाल आता है कि जो सरकारें पब्लिक से टैक्स के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा करती हैं, वो कहाँ हैं और उन्होंने इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए क्या किया है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जो देश का सबसे हाईटेक शहर भी है, जहाँ इस देश को चलाने वाले लोग भी रहते हैं, जिन्हें आप और हम वोट देकर चुनते हैं। जी हाँ, अपने सही समझो, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के नेताओं की, जिनके लिए दिल्ली में बड़े बड़े बंगले बने। लेकिन जैसे दिल्ली में बारिश का मौसम शुरू होता है, यही दिल्ली किसी तालाब में तब्दील हो जाती है, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कुछ ऐसा है कि कुछ घंटों के बारिश के पानी को भी बाहर नहीं निकाल सकती, जिसकी वजह से हर साल लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लोगों को ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में देखने को मिला, जहां बारिश के चलते पानी पहले सड़कों पर भरा और फिर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट बने लाइब्रेरी में। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स वहां से बाहर ही नहीं निकल पाए और उनकी जान चली गई। लेकिन इसके बाद जहां इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए था, नेताओं ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। बीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी पर ये कहते हुए निशाना साधा कि एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को आप हैंडल कर रही है और ये अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहकर सरकार चलाने की जिद का नतीजा है, जिसकी वजह से एमसीडी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। लेकिन ये सब कहते हुए बीजेपी के लोग ये भी भूल गए कि ये ऐसा पहला साल नहीं है जब बारिश के चलते दिल्ली शहर डूब गया हो, बल्कि ऐसा हर साल होता है। तब भी हुआ था जब एमसीडी को आप नहीं बीजेपी के लोग हैंडल कर रहे थे। और जिस कोचिंग सेंटर में ये सब हुआ है वो वहाँ 2009 से चलती आ रही है, इसलिए इसमें गलती किसकी है ये बताना तो मुश्किल है, पर हाँ ये जरूर है कि गलती हुई है, जिसके बारे में वहाँ पढ़ने वाले बच्चे सालों से कंप्लेंट करते आ रहे हैं कि कैसे दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर के नाम पर बच्चों को ऐसी जगह पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है जहाँ उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। और तब अगर शायद कोई एक्शन लिया गया होता तो उन 3 स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद नहीं होता। लेकिन उनकी पड़ी किसको है? सबको तो बस अपनी पॉलिटिक्स चमकाने से मतलब है, और इसे सिर्फ वो पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि वो टीचर्स भी हैं जो सोशल मीडिया और रील्स पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। लेकिन जब ये कांड हुआ तब कोई भी उन स्टूडेंट की बात सुनने के लिए नहीं था, फिर चाहे वो दृष्टि आईएएस कोचिंग के विकास दिव्य कीर्ति हो, जो खुद एक बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहे थे, और जब उनके कोचिंग को सील किया गया तब उनका कहना था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर एक और टीचर थे जिन्हें लोगों ने खूब ट्रोल किया, वो थे अवध ओझा, जो अपने क्लास में बच्चों को आईएएस बनने की कम और गुंडा बनने की नसीहत ज्यादा देते हैं। अब इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जो खुद ही अपने कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि वो टीचर बनने से पहले गुंडे रह चुके हैं, जिन पर कई केस आज भी चल रहे हैं। पर शायद इनकी गलती नहीं है, गलती तो उन पॉलिटिकल पार्टीज की है जो आज से कुछ महीने पहले अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों को लोकसभा का टिकट देकर इलेक्शन लड़वाने की तैयारी कर रहे थे। खैर, अब बात करते हैं वायनाड की, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने केरल के इस छोटे से शहर से चुनाव लड़ना शुरू किया, कोई बात हो या ना हो, वायनाड हमेशा न्यूज में बना रहता है। इन दिनों भी वायनाड न्यूज पर बना हुआ है, लेकिन इस बार इसका रीजन पेनफुल है, क्योंकि यहाँ पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ आ गई है और अब तक 387 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 172 की पहचान हो चुकी है और 215 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा 180 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं और जिनकी तलाश अभी भी जारी है। वायनाड में तबाही का मंजर ऐसा है कि वहाँ एनडीआरएफ की 40 टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं, जिसमें उनका साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कई टीमें दे रही हैं। लेकिन ये सब भी नाकाफी साबित हो रही हैं। और ऐसा मंजर केरल में हर साल होता है, क्योंकि जैसे ही मानसून शुरू होता है यहाँ बारिश तांडव शुरू कर देती है। ऐसे में जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ आकर काम करना चाहिए, वहाँ पर भी ये पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जैसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये कहा कि वायनाड में इतनी बड़ी तबाही इसलिए आई है क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने स्टेट में इलीगल हैबिटेशन एंड माइनिंग यानी बाहर से आए लोगों को अवैध तरीके से रहने की परमिशन देने के साथ माइनिंग की भी परमिशन दी है। लेकिन मंत्री जी ये सब कहते हुए भूल गए कि खुद उनकी सरकार ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के नाम पर 9.6 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी में है, और ये बात को खुद उन्होंने ही कंफर्म किया था। आज जहाँ पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर के पिघलने जैसी चीजों की वजह से कई बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, जिनसे सिर्फ पेड़ लगाकर और पॉल्यूशन कम करके बचा जा सकता है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमें ग्रेट निकोबार आइलैंड जैसे प्रोजेक्ट की जरूरत है, जिसकी वजह से 20,000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे एक जंगल को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले सालों में जो चीजें हम बिहार, दिल्ली और वायनाड में देखते हैं, वैसा ही कुछ हमें हर स्टेट में उन शहरों में देखना पड़ेगा जहां से कोई नदी गुजरती हो।
क्योंकि तब किसी को नहीं पता होगा कि कब कितनी बारिश होने पर किस नदी में बाढ़ आ जाए और कौन सा पहाड़ एक झटके में पूरे गांव को ही तबाह कर दे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उत्तराखंड में फंसे उन हजारों लोगों से पूछना चाहिए जो केदारनाथ और दूसरे तीर्थ स्थानों में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन अचानक आई बाढ़ से वहां फंसे हुए हैं। या फिर हिमाचल प्रदेश के उन फैमिलीज के लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने इस साल बाढ़ और भूस्खलन में अपनों को खो दिया, क्योंकि यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वही लड़ाई है जो केरल में है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।